बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खूबसूरत से उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और एक और नई सुबह के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौसम बड़ी आबोताब से चेंज की तरफ जाता जा रहा है। अब हम कराची में थोड़ा सा खुनकी वाला मौसम, थोड़ा सर्दी वाला मौसम फील करने लग गए हैं। यकीनन इस मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोग की तबीयत में भी यानी कि नासाजी भी आई होगी, कुछ की तबीयत में तब्दीली भी आई होगी, तो अपना ख़ास ख्याल रखें। मैं इसलिए एक दो दिन बाद, हर 2 दिन बाद आपको ये याद दिलाती रहती हूँ ख्याल रखने वाली बात कि यार ये बहुत ज़रूरी है और ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप अपना ख़ुद का ख़ास ख्याल रखें। सुबह जब आप नाश्ता कर रहे हैं तो आप उस कोशिश करें कि बॉइल्ड एग खा लें, ऐसी चीज़ें खाएं जो कि गर्म चीज़ें हों, क्योंकि अभी इस वक्त मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। सर्दियों की सौगात है जी फ़िश। हमारे प्रोग्राम में भी कितने सारे डॉक्टर्स, हर्बलिस्ट आते हैं जो आपको बताते हैं कि जी आपने फ़िश खानी है, जो रिच है, अपने अंदर एक तमाम तर मिनरल्स, विटामिन्स उसके अंदर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझ समेत जो कि फ़िश नहीं खाते, बट ये कि हम उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट हमें भी अपनी हेल्थ के लिए देखना चाहिए। ज़रूर दूध पीजिए ताकि आप जो है वो हेल्दी रहें। अब कभी ऐसा होता है इंसान का कुछ खाना वाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, बहुत हेक्टिक रूटीन हो जाती है, या कभी कभी थोड़ा सा चीज़ें जो है वो रूटीन से आउट हो जाती हैं, तो कोशिश करें कि ज़रा अगर लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो जी दूध पी लें अभी जो सर्दियों का मौसम है उसमें, ताकि आपकी बॉडी को तवानाई भी मिलती रहेगी और आपका वो जो भूख का एलिमेंट है, आपकी जो भूख है वो भी मिट जाएगी। आज जो टॉपिक मैं रेस करने जा रही हूँ इंट्रो में, वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है। मैं समझती हूँ कि किसी भी जुम्मे की नमाज में मौलवी साहब खुतबे में भी वो टॉपिक नहीं बोलते होंगे। क्यों नहीं बोलते होंगे यार? क्योंकि उनकी शायद दोस्तियाँ बहुत सारे लोगों से होंगी ना, मतलब नहीं वो किसी को टीस कर सकते होंगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक उन लड़कियों के नाम है जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनके घर वाले इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते कि यार हम अपनी बेटी को एक अच्छे घर में ब्याह दें। मेरी मुलाकात कुछ ऐसी लड़कियों से हुई है, मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई है जिनकी उम्रें हो गई हैं 35 अबव, 40 अबव, लेकिन आज तक वो घर बैठी हैं। अच्छा, रीजंस क्या हैं? माँ बाप की तरफ से एक बड़ा ड्रॉबैक जो वो कहते हैं अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। भाई व्हाट काइंड ऑफ अच्छा रिश्ता यू रिक्वायर्ड? एक लड़का जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, स्टेबल है, ठीक है, नॉर्मली कमाता भी है, आपकी बेटी को खुश रख सकता है। इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए? नहीं, आपको दुनिया की तमाम आसाइशें चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई एक अलग बात। बट व्हेन इट कम्स टू द बेटी, कि आपकी जो बेटी है अगर उसको आके कोई 4-5 बार रिजेक्ट करके चला जाए, या आपके घर में जो बेटा है, आप जब कोई लड़की की बात हो रही है और वो लड़की के घर वाले आपके बेटे को ये कह के रिजेक्ट कर दें कि जी ये तो कमाता नहीं है, या जो है वो इसके पास अपना घर नहीं है, या जो है इसके पास अपनी कुछ चीज़ें नहीं है, तो हम नहीं कर रहे शादी, तो बुरा लगेगा ना आपको भी। तो ऐसे ही उन माओं के बच्चे जिनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जवान हैं, तो कमाते धमाते अच्छा कमाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो है वो ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं, आप उनको किस तरह से ये जवाब दे सकते हैं? माँ बाप की मैं बात कर रही हूँ कि यार नहीं, आप पहले ये करें, पहले ये करें। यार आप शादी कर रहे हैं या आप कोई डील कर रहे हैं? मैं माजरत के साथ ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप दो इंसान जो कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, दो इंसान जिन्होंने एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आप क्यों रास्ते की रुकावट बन रहे हैं? ये मैं उन लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हम कहते हैं हमारा मुआशरा गलत राह रवी की तरफ जा रहा है, हमारे बच्चे, हमारी यूथ गलत राह रवी की तरफ जा रही है। कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, मुआशरा है, हम घर वाले हैं, फैमिली है, दोस्त हैं, बाप हैं, कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब कोई ओवर एज हो जाता है, स्पेशली लड़कियाँ, उनको बड़े ताने सुनने को मिलते हैं कि यार कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, कोई मेडिकल इश्यूज होंगे, तो शादी नहीं हो रही है, तो शादी नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई, नॉर्मल लड़कियां हैं, वो अच्छे रिश्तों की तलाश में बैठी हैं, करोड़ लोग आते हैं। अच्छा, ये मैं लड़कों की माओं से भी ज़रूर कहूँगी कि आप जब लड़की देखने जाएँ ना, तो आप कोशिश करें कि आप वो लड़की आप देखें कि यार एक लड़की अच्छा है, अच्छी है, घर का काम कर लेती है, सलीका शुआर है, बात कर लेती है, 4 लोगों में उठने बैठने की उसको तमीज़ है, दैट्स टोटली फाइन। अब बहुत सारी लड़कों की माएँ ऐसी भी हैं जो कि पूरी बायोग्राफी उनको चाहिए होती है, क्या करती है, कब आती है, कब जाती है, कब सोती है, कब खाती है, क्या खाती है, क्यों पीती है। ओ भाई, वो इसकी अपनी ज़िंदगी है, वो एक मुकम्मल इंसान है।
उसको अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर वो दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, अगर उन दोनों की आपस में बनती है, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सही हैं, तो ख़त्म हो गई ना यार बात, बस इससे ज़्यादा क्या है। वो मशहूर ज़माना एक कहावत है ना, वो कहते हैं लोग कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी। तो बात यही है कि दो लोग जो कि आपस में कंपैटिबल होते हैं, दो लोग जो कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, उनसे बढ़ के, ठीक है, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर लड़का है तो उसने लड़की की फैमिली को भी देखना है, और अगर लड़की है तो उसने लड़की की फैमिली को भी देखना है। बट उन दोनों की अपनी भी एक ज़िंदगी है। देखें, कल कला को जब कोई आपके साथ नहीं होगा, जब आप पर एक ऐसा बुरा वक्त आ जाएगा, अल्लाह ना करे कि आप बिल्कुल अपनी जगह से उठने से भी कासिर होंगे, तब वो आपकी बीवी होगी और वो आपका शौहर होगा जो आके आपका साथ देगा। 35 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई। अच्छा, एक और बड़ा गंदा मसला, मैं गंदा इसलिए बोलूँगी कि यार ये बड़ा मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी लड़कियां इस वक्त अपने बालों में सफ़ेदी लेके बैठी हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। वो क्या रीज़न है? ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करनी, अपनी बरादरी से बाहर शादी नहीं करनी। यार अगर आपकी बरादरी में, चलें ठीक है, इस बात को ऐसे रख लेते हैं, आपकी बरादरी में, आपके ख़ानदान में कोई अच्छा लड़का ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने घर पे बिठा के रखेंगे? चलें सही है, आपने एक स्टेप ले भी लिया कि नहीं कर रहे बाहर शादी, हमारी बरादरी में कोई ऐसा लड़का नहीं, हम अपनी बेटी को, हमारी बेटी हम पे बोझ थोड़ी है, तो फिर चलते फिरते उठते बैठते अपनी बेटी को ताने तो ना दिया करें। मैं वो सच बात कर रही हूँ जो कि मैंने सुनी है, जो लड़कियों ने मुझसे डिस्कस की है। मैं आज वो बात, उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर ऑडियंस से बात कीजिएगा कि क्या पता कि बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे हों जो कि उन्हीं लड़कियों के पेरेंट्स, उन्हीं लड़कियों की फैमिलीज की तरह, भाई हैं तो वो चलते फिरते ताने देते हैं, इतनी बड़ी उम्र की हो गई हो, यहाँ बैठी हो हमारे सर पे, सही है ना, क्योंकि वो भाई अपनी बेगमात के साथ रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस हो रही है उनकी वजह से। बज़ाहिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, लेकिन वो अपनी भाभी के सर पर एक बोझ है। उन भाभीयों से भी रिक्वेस्ट है कि भैया आपकी जो नंद है उसको बहन समझें, नंद ना समझें। अगर आप उसको नंद समझेंगी ना, तभी वो आपको भाभी समझेगी, और अगर आप उसको बहन समझेंगी तो वो आपको बहन समझेगी। उठते बैठते सोते जागते ताने ना दिया करें। वो माँ बाप जो कहते हैं यार ठीक है हम अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, बट आप उसको खाने पे ताने दे रहे हैं, आप उसको जो है वो उठते बैठते, समझे आपने उसकी ज़िंदगी अजाब करके रखी हुई है। फिर वो जाएगी गलत राह की तरफ, या तो वो सुसाइडल अटैम्प्ट करेगी, या फिर वो किसी गलत चक्कर में पड़ जाएगी। और फिर जब किसी गलत चक्कर की कोई बाबत आपके सामने आएगी ना, तो आपका तो खून ठाटे मारना शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएंगे आप कि ये क्या हो गया, ये क्या बात हो गई। तो भाई जब वक्त था, जब एक रिक्वायरमेंट थी, जब एक बात थी, तब आपने कोई स्टेप फॉरवर्ड क्यों नहीं लिया? आई एम सॉरी, मेरी बातें बहुत सारे लोगों के दिलों पे बहुत बुरी शायद गुजर रही हों, बट ये हकीकत है कि आप लोगों की ये फजूल की रस्म रिवाज, ये सोचना कि बंगला हो, गाड़ी हो, ऐश हो, इशरत हो, ये सोचना, और ये एक मिसकंसेप्शंस अपने दिमाग में लेकर बैठना जो लड़के वाले हैं उनका, कि लड़की आएगी तो डाउरी लेकर आएगी और अच्छी खासी लेकर आएगी। ये तो एक लानत है, इसको तो हमारे इस्लाम ने भी एक लानत करार दिया है। तो इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से ना आज हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो घर बैठी हैं, जिनको जो अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे। यार कभी सोचा है, एक लड़की को जब लड़के वाले देखने आते हैं और वो इतने चाव से तैयार होती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिजेक्शन कितना बुरा लगता है। आप कभी खुद पर तारी तो करेंगे बात, आप कांप जाएंगे, आपकी रूह हिल जाएगी। अगर आप मर्द हैं ना, आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको 1 बार रिजेक्ट किया जाए, आपको 2 बार रिजेक्ट किया जाए, आपको 3 बार रिजेक्ट किया जाए, चौथी बार आपकी बस हो जाएगी। आप बोलेंगे यार मैं नहीं कर रहा जॉब वॉब, मैं नहीं जा रहा इंटरव्यू देने के लिए, तो रिजेक्शन मिलती जा रही है मुझे। आप किसी काम में हाथ डालें, 1 बार 2 बार 3 बार वो काम में आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, अरे फारिग काम किया, अरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, नहीं ये तो मना ही हो गया, चौथी बार आपकी बस हो जाएगी। लेकिन औरत की बर्दाश्त और तहम्मुल देखिए कि उसको लड़के वाले अगर देखने आते हैं तो न जाने कितनी बार वो उनसे रिजेक्ट होती है, और फिर अगली बार एक नए जोश और जज्बे के साथ वो अपने आप को तैयार करती है कि यार चलो शायद इस बार कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप की इज्जत रह जाए। अच्छा, फिर कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि चलो यार हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक मेंटल प्रेशर में आ जाती है ना, फिर वो ये सोचती हैं कि यार ऐसा करते हैं भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर सारा मसला क्या आता है, माँ बाप की इज्जत, ख़ानदान की इज्जत, वो सब भी देखना होता है। अगली लड़की क्या सोचती है कि यार मर जाती हूँ मैं कहीं जाके ना, वो इसलिए कि ख़त्म हो जाऊंगी तो बचूंगी नहीं, तो ये मेंटल डिप्रेशन नहीं होगा, उसमें भी यही होगा कि कहीं ना कहीं लोग माँ बाप पे सवाल उठाएंगे, या उल्टा यहाँ तो आजकल माँ बाप ही उठा रहे होते हैं कि कोई ना कोई मैटर था,
कोई ना कोई मसला था जिसकी वजह से हमारे बच्ची ने सुसाइड कर ली, जिसकी वजह से हमारी बच्ची ने ये कर लिया, जिसकी वजह से हमारी बच्ची ने ये कर लिया। तो भाई जो एक्चुअल मैटर है, जो एक्चुअल इशू है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, उनको तो देखिए, उन पर तो नज़रसानी कीजिए कि आपके घरों में जो बच्चियां बैठी हैं। मैं एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो देख रही थी और मुझे बहुत पसंद आई वो वीडियो। KPK की वो वीडियो थी। हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में एक बड़ा खूबसूरत इलाका है KPK, वहाँ की वो वीडियो थी और मैं वो देख रही थी कि बेटी बैठी है बेड पे, अब बाप उसका खड़ा हुआ है और वो बाकायदा उससे इजाज़त तलब कर रहा है कि मतलब मैंने तुम्हारा रिश्ता एक लड़के से किया है और मैं मुझे वो अच्छा लगता है, वो लड़का ऐसा है ऐसा है। वो बेसिकली वो अपनी जो इलाकाई ज़बान है उसमें बात कर रहे थे। तो क्या तुम्हें कबूल है? तुम मुझे बता दो, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं हाँ कर देता हूँ, रजामंदी का इजहार कर दो अपनी, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं मना कर देता हूँ। ये कब अवेयरनेस पैदा होगी हमारे मुल्क के लोगों में? ये कब पता चलेगा लोगों को कि ये हमारा इस्लाम भी इस चीज़ का दर्ज देता है कि आप किसी को भी, किसी अपनी बेटी को भी किसी भी खूंटी से नहीं बांध सकते, किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं बांध सकते जो उसको ज़िंदगी भर खुश ना रखे। आप ऐशो इशरत तो देख लेते हैं, आप दौलत तो देख लेते हैं, आप सब कुछ देख लेते हैं, आप नहीं देखते तो आप अपनी बेटी का सुकून और आराम नहीं देखते। माज़रत साथ बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो अच्छे ख़ानदान में अपनी बेटियों की शादियाँ इसलिए करती हैं, और ये बात हमने अपने TV ड्रामोज़ में भी बहुत देखी है, क्योंकि TV ड्रामाज़ में जो भी आप देखते हैं ना वो रियलिटी ही होता है, बेसिकली उसी को आपके सामने ड्रामाटाइज करके पेश किया जाता है। TV ड्रामाज में भी ये बात देखी कि कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो कि शादी बड़े ख़ानदानों में अपनी बच्ची की इसीलिए करती हैं ताकि वो खुश रह सकें, उनकी चीज़ें फुलफ़िल हो सकें, ताकि उनकी बेटी जब अपने मैके आए तो वो ढेर सामान लेकर आए, गिफ्ट्स लेकर आए। ये ना करें, ये हरगिज़ ना करें, ये सोच ना रखें। ये सोचें सिर्फ कि आपके घर में जो बेटी है, एक बेटी है, 3 बेटियां, 4 बेटियां, अल्लाह पाक किसी लोगों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है, अल्लाह पाक ने कुछ को बहुत बेटियां दी हुई होती हैं, उनको हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर उनके लिए प्रॉपर बजट बनाएं कि किस तरह से हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। एटलीस्ट यू शुड थिंक अबाउट इट। सोचें तो सही यार, वसीला बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपसे कोई आपकी बेटी की शादी की बात करता है, यू वर लाइक अभी तो हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, कैसे करेंगे? अरे बाबा सोचें तो सही। आप सिर्फ जहन में, दिमाग में, कहते हैं ना कि आपकी जो नीयत होती है ना वो साफ़ होनी चाहिए। नीयत साफ़ होगी ना, आपके ऐसे 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 रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। मैं समझती हूँ अगर आपने सच्चे दिल से किसी चीज़ का अहद कर लिया है, मुश्किलात बहुत आएंगी, यकीन जानिए बहुत आएंगी, लेकिन वो कभी भी आपको कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। तो बस मेरी तरफ से आज स्टार्टिंग में एक ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए, खुदारा आपकी वो बेटियां जो घर में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, कल को उनको ताने तिशने दिलवाने से बेहतर है कि अच्छे वक्त पे अच्छा लड़का देखकर उनको उनके घर भेजें ताकि वो अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजार सकें। आज का शो बहुत मज़ेदार सा होने वाला है, एक बड़े मज़ेदार से टॉपिक पे, जो कि हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, वो है जी स्पोर्ट्स। आज हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन आज कुछ स्पेशल ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो देखिए कि स्पोर्ट्स के मैदान में किस तरह से अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे जो जितने भी गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज का शो आपने ज़रूर देखना है, अपने फीडबैक का भी इजहार ज़रूर करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आप तमाम लोगों को बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि आज का शो हम उनके नाम करेंगे जिनको स्पोर्ट्स से बड़ी दिलचस्पी है, और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई स्पोर्ट्स का काम हो, जहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स पे बात चल रही हो, तो हम ज़रूर उस चीज़ को नई सुबह का हिस्सा बनाएं, और इसके साथ साथ उन लोगों से बेसिकली बात की जाए जो कि ग्राउंड रियलिटी पे आके काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ बातें करना, मैं हमेशा से बात कहती हूँ कि बातें करना, बड़े बड़े दावे करना, बड़ी बड़ी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये बहुत आसान काम है, ये हर कोई कर सकता है। बट उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना, ग्राउंड रियलिटी पे आके काम करना और चीज़ों पे वर्कआउट करके दिखाना कि येस वी कैन डू दैट, तो ये एक अलग चीज़ है जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो कर रहे हैं। और आज
उन्हीं में से कुछ खूबसूरत से सितारों को हमने नई सुबह का हिस्सा बनाया है, जिनसे मैं गाहे बगाए आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। वैसे तो आप लोगों को पता ही होता है, हम प्री पोस्टर्स अपलोड कर देते हैं, आप लोगों को पता होता है कि हमारे शो में कौन आने वाले हैं, लेकिन चूंकि वो एक होस्टिंग के फ़राइज़ मुझे अंजाम देते हुए सबका गाहे बगाए जो है वो आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवाना है। तो इंट्रोडक्शन का मैं आगाज़ करती हूँ ऑन माई राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे पहली पर्सनैलिटी ऐसी मौजूद हैं। मैं समझती हूँ जितने भी हमारे वो लोग होते हैं ना जो कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, PWDs हैं, या वो लोग जिनके पास कोई एक शायद थोड़ी बहुत सलाहियत कम होती है, अल्लाह पाक ने उनमें बेतहाशा और बहुत सारी सलाहियतें दी होती हैं। वो हम एक्टिव लोगों से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हम एक्टिव लोगों से ज़्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म पर आके अपने आप को मनवा रहे होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि ये लोग हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे घर के लिए अल्लाह पाक की दी गई एक नेमत है, जिनका हमें ख्याल भी रखना चाहिए और जिनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। ये सपोर्ट वाला जो वर्ड मैंने यूज़ किया ना, ये इसी वजह से किया है कि यार आजकल बड़ा माशरा जो है ना वो अजीब किस्म का शिकार है। जहाँ कहीं भी हम किसी भी अपने विजुअली इम्पेयर्ड को देखते हैं, जहाँ कहीं भी हम किसी भी अपने हेयरिंग इम्पेयर्ड को भी देख लेते हैं या PWDs को देख लेते हैं, हमने बच्चों को भी ये तरबियत दी हुई है, मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं, टीज़ करना शुरू हो जाते हैं, टॉन्टिंग करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो ना अगर हमारा सारा माशरा इस एक पेज पर आ जाए कि यार जहाँ कहीं भी आप इनको देखें, आप जाके उनसे पूछें कि यार आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, आप कोई काम कर सकते हैं। आपने हमारे शो में ही देखा नई सुबह में कि न जाने कितनी ऐसी बच्चियां मेरे पास यहाँ पे आई जो कि ब्लाइंड थी, लेकिन वो माहिर ब्यूटिशियंस हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना वो। लेकिन सिर्फ क्या है कि आप उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनको उनके अंदर एक टैलेंट था जिसको प्रमोट किया गया, जिस पे काम किया गया। इसी तरह से आज मेरे साथ मैं बहुत खुशनसीबी अपनी महसूस कर रही हूँ उन तमाम जितने भी गेस्ट हैं उन सबको अपने शो का हिस्सा बनाते हुए, कि स्पोर्ट्स एक ऐसा वास्ट मटेरियल है जिस पे आप जितनी बात कर लें कम है, और इसकी मज़ीद बेहतरी, भलाई और क्या क्या काम होने चाहिए वो आज हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त मेरे साथ ऑन माई राइट हैंड साइड मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे पहले नंबर 1 व्हील चेयर टेनिस प्लेयर फ़िदा हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फ़िदा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ज़रूर। फ़िदा के साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, मैं समझती हूँ वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं और उनका बड़ी खिदमात है माशरे में। बहुत सारे लोगों के लिए वो इस वक्त सरपरस्त आला का काम कर रहे हैं। उनकी सरबराही में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो मैं समझती हूँ आम आदमी के बस की बात नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को गाहे बगाए जैसे जैसे शो गुजरता रहेगा पता चलती रहेंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स एमेच्योर स्पोर्ट्स फेडरेशन, पाकिस्तान योगासन स्पोर्ट फेडरेशन, प्रेसिडेंट सिंध डॉज बॉल एसोसिएशन एंड चेयरमैन AYSF एंटी डोपिंग कमेटी सैयद सखावत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू नई सुबह। माय प्लेजर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने कहा गलत नहीं कहा, अभी गुजरते वक्त के साथ मैंने बहुत सारे सवालात आपसे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछनी भी हैं। और सखावत अली साहब के साथ जो तशरीफ़ रखते हैं मैं आपसे उनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊँ। डॉक्टर सलमान करीम मुगल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सिंध व्हील चेयर टेनिस एंड बास्केटबॉल के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह सर, आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं समझती हूँ कि एक पूरा एक गुलदस्ता बनाने में ना किसी एक पहला जो फूल लगता है ना उसका साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो वो पहले फूल का जो किरदार अदा किया ना, वो किरदार अदा किया है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है। कि मेरी उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आई एम हेयर, मैं आपको एक अच्छा सा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम पूरा एक मतलब ऐसा करके देता हूँ कि ऐसे लोग बिठाऊँगा जो वाकई काम करने वाले लोग हैं। तो वो ज़ाहिर रिलेटेड है इस फील्ड से और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं उनका इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने सखावत साहब का इंट्रोडक्शन किया कि इतना माशाल्लाह जो मैंने बोला है ये तो बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा ये काम करें। तो प्रेसिडेंट कराची टेनिस एसोसिएशन, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, साथ ही साथ जो है वो मेंबर हैं व्हीलचेयर सीनियर्स बीच टेनिस एशियन टेनिस फेडरेशन के, चेयरमैन हैं पाकिस्तान वर्कर्स एमेच्योर स्पोर्ट्स फेडरेशन के, सेक्रेटरी जनरल सिंध ओलंपिक एसोसिएशन एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध टेनिस एसोसिएशन खालिद रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वेलकम टू नई सुबह सर एंड थैंक यू सो वेरी मच इतना खूबसूरत सा प्रोग्राम अरेंज करके। इट्स माय ऑनर जी कि आपने हमें बुलाया है और जाहिर है कि एक इसको बूस्ट मिलता है स्पोर्ट्स को इन चीज़ों से। नो डाउट सर, और ये देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने सोचा कि यार मतलब इतने सारे मर्द हजरात होंगे, मेरा भी तो कोई पार्टनर होना चाहिए ना। मतलब सब बात करेंगे स्पोर्ट्स पे तो हमें हर मैदान में अपनी लड़कियों को, वुमेंस को, गर्ल्स को आगे रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार मतलब कोई एक ऐसी इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है जिनसे हम बात कर सकें कि लड़कियों के स्पोर्ट्स की जब बात की जाए तो उनको किस तरह से हम फ़रोग दे सकते हैं, उनके साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। तो उस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
फॉर्मर नेशनल प्लेयर हॉकी एंड फुटबॉल, सीनियर कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स अफशां फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। आपका मेरा My साथ pleasure. अलग रहेगा सबकी बातें अलग है। खालिद साहब, सबसे पहले बातों का आगाज़ आपसे मैं करना चाहूँगी। इतने सारे काम माशाल्लाह से एक साथ कर रहे हैं और बहुत एक्टिव तरीके से कर रहे हैं। सर मैं समझती हूँ इस वक्त आप क्या देखते हैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? बेसिक जो गोल है ना, वो हमारी ज़िम्मेदारियों में ये शामिल है कि पाकिस्तान ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है तो हम पे बैक करें। और सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि मैं उसमें अपना हिस्सा डाल सकूँ, वो है कि एक हेल्दियर नेशन बनाना, कि एक पाकिस्तानी मुआशरा एक हेल्दियर नेशन कहलाए। और देखें, मैं जापान में मैं गया, वहाँ पर मुझे बताया गया कि जो मेडिकल का डॉक्टर का शोबा है वो सबसे ज़्यादा वीक शोबा है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर मरीज़ जाते ही नहीं हैं। देखें ना, हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स में, इसी तरह यूरोप में भी है। यूरोप में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मैं पूरा सेटअप पाकिस्तान में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो मैंने सेटअप लगाया एक हॉस्पिटल का, तो लेकिन उसमें मैं कामयाब नहीं हूँ, इतना पे बैक नहीं कर रहा है। तो एक हेल्दियर नेशन के लिए हमने काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक गोल वही है। और ये जो इतनी डायमेंशंस में मैं कोशिश करता रहता हूँ, जाहिर है कि वो एक समंदर में एक कतरे के बराबर ही है, बिल्कुल। लेकिन टारगेट यही है कि हम इसके लिए काम करें। बिल्कुल। और सर करना भी चाहिए। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स हमारा एक ऐसा शोबा है जो कि नेगलेक्ट थोड़ा सा हो रहा था या हो रहा है, लेकिन इन जैसे लोग बिल्कुल इस वक्त मौजूद हैं माशरे में जो कि काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, और एक नहीं दो नहीं बल्कि बेतहाशा काम कर रहे हैं। सखावत अली साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा एनालिसिस आपकी तरफ से भी हम चाहेंगे। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इस वक्त कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो मतलब स्पोर्ट्स की डिफरेंट फॉर्म है, टेनिस है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, तो मैं चाहूँगी आप अपनी तरफ से क्या एनालिसिस करना चाहेंगे? थैंक यू जी। बेसिकली तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के नाम से ही सारी दुनिया में पहचाना जाता है। जो हमारी सियालकोट में स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनती हैं वो मल्टी बिलियन डॉलर्स एक्सपोर्ट वहाँ से जाती है, हमारे मुल्क की मईशत पे बड़ा काम करती है। मगर बदकिस्मती से हमारा जो फेडरेशंस का किरदार है वो शायद इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो कुछ मोनोपोली कह लें, कुछ हमारी लोकल एजुकेशनल बैकग्राउंड कह लें, या सोशल हमारा जो हैंडीकैप्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे स्पोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाती जिस लेवल पे उसको होना चाहिए। क्योंकि टैलेंट्स की वजह कोई हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ हर किस्म के खेल में, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हमारे तारीख गवाह है, रिसेंटली भी आप देखिए कि मुख्तलिफ़ खेलों में हमारे बच्चे जाते हैं नामुसाइद हालात में, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई वर्ल्ड चैम्पियन बन रहा है, कोई एशियन चैम्पियन बन रहा है, कोई यहाँ से मेडल्स ला रहा है, कोई वहाँ से मेडल्स ला रहा है। तो टैलेंट की कमी नहीं है, असल चीज़ उनको प्रॉपर प्रोजेक्शन देने की या उनको एक्सप्लोर करने की है। सर तो ये एक्सप्लोरेशन मैं समझती हूँ जैसे आप लोग कर रहे हैं, ये लोग किस तरह से कर सकते हैं? उनको अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस भी बेसिकली है, इसमें थोड़ा सा कुछ हमारे यहाँ शऊर की कमी और गुर्बत का भी एक अहम फैक्टर है, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल्स, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट और चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, आम आदमी की रीच से बाहर चली गई हैं। उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक होता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमारे यहाँ कमी है। माशाल्लाह गवर्नमेंट कह लें या कारपोरेट सेक्टर कह लें, बड़े बड़े उन्होंने ग्राउंड्स, स्टेडियम्स और इदारे बनाए हुए हैं, उनकी फिर बराबर शायद प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती या लुक आफ्टर नहीं हो पाती। कुछ उसमें हमारी सोसाइटी का भी कसूर है। जो आसपास के लोग हैं उन ओनरशिप की कमी है, क्योंकि वो उस जगह को या उस ग्राउंड को या उस कोर्ट को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए हमें चाहिए कि प्रॉपर अवेयरनेस हो, मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, सेमिनार्स हों, और उसमें नेचुरली आपका मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो प्रमोशन थी वो मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है, और मेरे ख्याल में पूरे दुनिया में नहीं है। ऐसा ही है सर। तो उसमें मीडिया को मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल की वसातत से कि इस और थोड़ा मीडिया आगे आए, इसको अहमियत दे, बच्चों को जो है प्रोजेक्शन मिले, उनके इंटरव्यूज़ आएँ, उनके आपने जैसे आज हमें बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे फ़िदा हुसैन नेशनल प्लेयर हैं,
अब इनकी लामोहला आपने इनकी प्रोजेक्शन कर दी है, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं ये इसी तरह आपके प्रोग्राम्स होते रहेंगे और मीडिया भी आगे आएगा। इंशाल्लाह। तो स्पोर्ट्स और मीडिया का चोली दामन का साथ है। हाँ, बिल्कुल सही सही बात है। और ये कोशिश या ये इनोवेशन जो सबको करनी चाहिए। फिदा, आपने कब फर्स्ट अपना जो प्ले किया था वो कब प्ले किया था, कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। अच्छा, टेनिस प्ले करते हैं आप? जी, व्हीलचेयर टेनिस व्हीलचेयर टेनिस प्ले और इसके अलावा बास्केट बॉल भी खेला था, हैंडबॉल है फैसलाबाद में हमने। अच्छा अच्छा, तीसरी पोजीशन हमने हासिल की थी। क्या बात है। और मैंने अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे तो खालिद साहब बड़ा ब्रीफली बता रहे थे फिदा के बारे में। मैं चाहूँगी प्लीज़ वो ज़रा ऑन एयर भी डिस्कस करें कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फिदा की जो है वो अचीवमेंट्स हैं जो कि आपने बताई थी मुझे। यस, थैंक यू वेरी मच जी। एक्चुअली वो बच्चा जो है उसने 3 साल कह दिया, असल में उसको हमारे साथ 6 साल हो गए। जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ, 2000 आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जी हाँ, 2018 में हमने पाकिस्तान में व्हील चेयर टेनिस शुरू की और ये शुरू में ही हमारे पास आ गए थे। लेकिन ये जो 3 साल पहले इनकी जो पार्टिसिपेशन हुई वो पाकिस्तान की पहली पार्टिसिपेशन थी तुर्की में। क्या बात है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की जो वर्ल्ड वाइड चैम्पियनशिप होती है वो सारे के सारे जो है वो तकरीबन 70-72 मुल्क वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और पाकिस्तान की टीम भी गई थी, उसमें ये भी थे और 2 और प्लेयर थे। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली पार्टिसिपेशन समझे 75 या 70 ईयर्स में हुई थी पाकिस्तान बनने के। तो हमने पहले दिन ही हमारा मैच इंडिया से आ गया और इंडिया की वो 16वीं पार्टिसिपेशन थी और पाकिस्तान ने वो मैच जीते। 3 मैच होते हैं और उसमें ये इसका इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि कम से कम 2 मैच जीतने होते हैं, 1 मैच इन्होंने जीता। क्या बात है। तो पाकिस्तान को तो एकदम से लाइमलाइट पे ले आई है। बिल्कुल। इसके अलावा 3 दफ़ा और इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और सबसे बड़ा जो इवेंट है जो 2023 में एशियन गेम्स हुए थे हैंगजू में, चाइना में, और उसमें पाकिस्तान पहली बार व्हीलचेयर टेनिस में हमें मौका मिला कि हम क्योंकि एक्टिव हो गए थे हम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की ज़ाहिर सपोर्ट से, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की कोशिश से हमने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया और वहाँ पर भी एक कंट्री को हमने हराया। सेकंड राउंड में हम हारे, लेकिन जाहिर है कि उससे अगला राउंड हमारा चाइना से पड़ गया था जो कि इवेंचुअल चैंपियन बना। हाँ। तो अब उनसे जब हमारा मैच है तो मुकाबला नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं जो फिदा आपको बताएंगे, लेकिन बैकग्राउंड ये है कि इसने परफॉर्म करके दिया माशाल्लाह। और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं समझती हूँ जिन लोगों को ज़्यादा लाइमलाइट मिल जाती है वो अब हीरोज़ वो भी हैं, लेकिन हमारे ये भी हीरोज़ हैं, इनको भी उतनी लाइमलाइट और उतना ही सपोर्ट और उतनी इनोवेशन मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी लोगों को मिलती है। खालिद साहब, यहाँ एक सवाल जो मैं बहुत शिद्दत से पूछना चाह रही हूँ और वो ये है कि व्हीलचेयर टेनिस स्टार्ट करने का ये आइडिया, ये ख्याल, ये कैसे आया? देखिए, मैं वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बैकग्राउंड जो है मेरा जो स्पेशल बच्चों के साथ 25 से 30 साल पुराना है। बिल्कुल। हम स्पेशल बच्चों के साथ जो कि इंटेलेक्चुअली जहनी माजूर, इंटेलेक्चुअली चैलेंज स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के साथ मैं बहुत अरसे से इन्वॉल्व था। तो उनके साथ जब हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे तो हमें जो पेरेंट्स हैं, जो नाबीना बच्चों के पेरेंट्स हैं या फिर जो डेफ हैं बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं या ब्लाइंड हैं, वो भी हमारे पास आते थे, या ये फिज़िकली इम्पेयर्ड इनके पेरेंट्स आया करते थे। सही। और आके हमें कहते थे कि जी आप इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए तो काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के लिए भी कुछ करें। तो फिर 2011 में हमने सोचा कि हम ऐसा एक इदारा बनाते हैं। कुछ और लोग मेरे साथ शामिल थे, डॉक्टर नादिया रज़ाक, वेल नोन नेम ज़हरा, और हमने मिल के एक इदारा बनाया। फिर हमने सारी डिसेबिलिटीज़ पे काम शुरू किया। सही। और फिर वे ग्रेजुअली फिर व्हील चेयर पे आ गए। हालांकि ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है व्हील चेयर के और नाबीना बच्चों को करना, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब चल पड़ी हैं और अब माशाल्लाह से रविश की तरफ भी हैं। हाँ जी। और आगे और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। हमारा मैं तो ये पब्लिकली खैर अनाउंस करूँगी कि वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपने जब भी कुछ प्रमोट करना है, किसी के लिए बात करनी है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आप डू लेट मी नो और यहाँ पे आएँ और बात करें ज़रूर, क्योंकि आप पता हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कोई एक बूस्ट किसी को मिल जाए और वो ज़्यादा अच्छे से चला जाए। ब्रेक पे चलते, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और कुछ बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमने करने हैं। आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। हमें कॉल्स कीजिए हमारे गेस्ट से अगर आपने बात करनी है। आज समझें एक तरीके से, मैं समझती हूँ स्पोर्ट्स के नाम हम प्रोग्राम ये करते हैं, तो अगर आप भी अगर स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप भी बात कर सकते हैं आज के शो में लाइव कॉल्स करके। लेकिन अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज का दिन है जी स्पोर्ट्स के नाम, और मैं समझती हूँ कि आज जितने भी स्पोर्ट्स के चाहने वाले लोग हैं, हर किसी के अंदर छोटा बच्चा अभी भी मौजूद होता है। इवन तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि कल की ही बात है, हम एक शॉप के आगे से गुजर रहे थे, तो जब बैट दिखे, बॉल दिखी, तो अंदर का बच्चा जाग गया कि यार वो क्या दौड़ था क्रिकेट वाला। तो ये मतलब जब हम मतलब खेलने कूदने में थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, अब ये कि ज़माने की इतनी टेंशन है, इतनी जिम्मेदारियां हो गई हैं, लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ कि यार इंसान को फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो गैजेट आ गया ना हमारी ज़िंदगी में, इसने हम लोगों को बड़ा मफलूज कर दिया। अगर कहीं ना कहीं फ़ायदे पहुँचाएँ तो बहुत सारे नुकसानात भी दिए हैं। अफशा मैम, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी और ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक तो आप ख़ुद प्लेयर रह चुकी हैं, और वो भी दो ऐसी चीज़ें जो मैं समझती हूँ, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन उसको उस लेवल पे प्रमोशन नहीं मिल रही है, या उस लेवल पे प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने खुद जो है सॉरी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हम समझ सकते हैं, मौसम कराची का चेंज हो रहा है। जिस लेवल पे हमें खेलना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और हॉकी बिल्कुल हमारा समझे कि ग्राउंड और पे चला गया है। ना हमारे नेशनल्स इवेंट्स हो रहे हैं, ना हमारी टीम बन रही है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 2012 में पाकिस्तान कैंप ज्वाइन किया था, देन उसके बाद से जो है दोबारा वो कैंप नहीं लगा, और बैन लग गया हमारी हॉकी फेडरेशन पर, और मतलब बिल्कुल जो है डाउनफॉल की तरफ चला गया एकदम से। अब क्रिकेट को कितना प्रमोट किया जाता है कि अब हर जगह इवेंट्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर होते हैं। हॉकी को कोई स्पॉन्सर नहीं करता। स्पॉन्सर होने चाहिए, स्कूल लेवल पे जो है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एकेडमीज होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा गेम है हॉकी जो है, स्टिक जो है हमारी हॉकी की वो सस्ती नहीं है, महंगी आती है, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन एक एकेडमी जब बनेगी, एकेडमी उनको स्पॉन्सर करें ताकि वो प्रमोट करें बच्चों को। और इसी तरह हमारा सिंध लेवल पे आएगा, सिंध से फिर नेशनल लेवल से हम फिर पाकिस्तान लेवल पे जाके जो है हम पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे। एक ऑनर वाली बात होती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, और ये होना चाहिए। वाकई जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी, मतलब आप स्पोर्ट्स पे एम्फसाइज करें, आप किसी एक फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स पे ना करें, आप सारे स्पोर्ट्स की जो फॉर्म है उनको एक साथ लेकर चलें। हर किसी को, बच्चे को टेनिस में दिलचस्पी है, किसी को जो है क्रिकेट अच्छा लगता है, कोई जो है वो यहाँ बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई जो है वो और दूसरे चीज़ों में हॉकी खेलना चाहता है। तो भाई जिसका जो पैशन है उसी हिसाब से हर स्पोर्ट को अपने अपने लेवल पे एक प्रमोशन मिलनी चाहिए। सलमान करीम साहब, मुझे बताइए, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और साथ ही साथ आप पाकिस्तान व्हीलचेयर बास्केटबॉल के सेक्रेटरी भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, सिंध व्हीलचेयर टेनिस के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, सिंध डॉज बॉल एसोसिएशन के। तो आप, अगर मैं आपसे पूछा जाए कि बीइंग एन एनालिस्ट, आप क्या देखते हैं? इन सारी फेडरेशंस के साथ आपका कांटेक्ट है, और अब स्पोर्ट्स में जब बात की जाती है तो ये जिन शोबों से आप वाबस्ता हैं ये बड़े डिफरेंट है। मतलब नॉर्मली हम किसी के भी जहन में स्पोर्ट्स का नाम आता है तो वो बस क्रिकेट सोचता है, क्योंकि वो प्रमोशन ऐसी हुई हुई है ना, चीज़ें ऐसी हुई हुई हैं। तो इन चीज़ों को अब मंजर आम पे आने की कितनी ज़रूरत है? जैसे डॉज बॉल हो गई, और व्हीलचेयर बास्केटबॉल हो गई, व्हीलचेयर टेनिस हो गया, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। व्हीलचेयर बड़ा शोबा है, और इस पे स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा था। रहमानी साहब ने 2016-17 से ये काम स्टार्ट किया है। तो हमने व्हील चेयर के ऊपर ग्रास रूट लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, थ्रू आउट पाकिस्तान में हमने ये वर्किंग स्टार्ट की। सबसे पहले हमने कराची, फिर मैंने विज़िट किया मीरपुर खास का, हैदराबाद का, इसी तरीके से फैसलाबाद का, और अभी रिसेंटली मैं KPK का पूरा विज़िट करके आया हूँ, इस्लामाबाद का भी विज़िट करके आया हूँ। हमने व्हील चेयर के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें व्हील चेयर टेनिस, व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर हैंडबॉल, व्हील चेयर आर्चरी, ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट व्हील चेयर पे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, व्हील चेयर डार्ट, ठीक है, ये हमने सब एक्टिविटीज़ कराची में स्टार्ट करा दी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे हम टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस में पाकिस्तान नंबर 1 फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। इसके अलावा और बच्चे हैं। अभी हमने कराची में जो कैंप लगाया है उसमें हमारे पास 40 to 60 बच्चे हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या बात है। मगर रहमानी साहब की जो मुझे सबसे बड़ी जो मुझे हिदायत है कि आपने वुमेंस के ऊपर भी काम करना है, लेडीज़ के ऊपर भी। सर थैंक यू सो मच। ठीक है,
तो अभी तक मैं उसमें नाकाम रहा हूँ, लेकिन कामयाब मगर होंगे। इंशाल्लाह मगर हमारे केपीके के अंदर 25 से 30 लड़कियां वहाँ पे आई हैं। अच्छा, लाहौर में भी हमारे पास आई थी लास्ट कैंप में। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम पे हम व्हीलचेयर टेनिस के ऊपर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, पिशावर 4 जगह पे हम एट अ टाइम कैंप कर चुके हैं। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने 4 नए सिटीज़ मज़ीद ऐड करने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह व्हीलचेयर टेनिस को हम, मेरी अभी ज़ाती तौर पे ख़ुद इस्लामाबाद में पीटीएफ के प्रेसिडेंट अभी एहसामुल हक साहब के साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और अपना मुकम्मल यकीन दहानी और ताउन की पूरी हमें श्योरिटी दी है कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आप लोग इसको काम करें। ज़बरदस्त। और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे जितने भी फिज़िकली डिसेबल्ड हैं या व्हीलचेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं, जब ये जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, जब मतलब होता है ना यार, जो डिसेबल होते हैं कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम शायद ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम लोग जो इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं ना, ये वो लोग हैं जो इनको जीने की उम्मीद दिलाते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, इनको बताते हैं कि नहीं, यू कैन डू दैट। और फ़िदा जैसे लोग आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर अब मुझे भी कोई ऐसे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हमें लोग देख रहे हैं, तो अगर मुझे भी कोई लोग ऐसे देख रहे हैं जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड है या ज़िंदगी की उम्मीद छोड़े बैठे हैं, तो यार ये है रोल मॉडल, ये है इंस्पिरेशन। देखिए, हिम्मत पकड़िए, हौसला करिए और आप भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। सखावत साहब, पाकिस्तान योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, सर मैं बहुत शिद्दत से जानना चाहूँगी, ब्रीफली डिफ़ाइन कीजिए कि ये कैसे काम कर रही है और ये बेसिकली इसके क्या मकासद हैं। थैंक यू अगेन। एक्चुअली ये लफ्ज़ ही हमारे यहाँ जो योगा इस्तेमाल होता है, ये गलत लफ्ज़ है। असल ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है योग। योग, ओके। जब योग फेमिलर हुआ, वेस्टर्न साइड पे गया, अमेरिकन, यूरोप में गया, तो उनसे बेसिकली उनकी जो लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम था, तो योग उनसे बोला नहीं जाता था। अच्छा। तो वो योग को योगा उनके जो मुंह से अदा होता था इंग्लिश में या किसी भी फॉरेन ज़बान में, स्पेशली यूरोपियन में, अमेरिका में, तो वो योगा बोलते थे। तो हम भी योगा बोलने लग गए हैं। बेसिकली ये योग है, फ़न योग। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारी इंडस सिविलाइजेशन जो कि हज़ारों साल कदीम है, यहाँ से इसकी इब्तिदा हुई। सही। इसकी इंटरनेशनल और एशियन बॉडी इंडिया में, पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, पूरी दुनिया में इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शाखें काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ टाइटल से। और बेसिकली योग की मुख्तलिफ़ अक़साम भी हैं। सही। जिसमें टॉप में हथा योगा है, राजिया योगा है, आर्टिस्टिक योगा है, एक्रो योगा है, रिदमिक योगा है और कपल योगा। इस तरह इसकी कमोबेश 20 से 25 शाखें हैं। अच्छा जी। सबकी इंटरनेशनल बॉडीज़ काम कर रही हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी पूरी दुनिया में मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हाँ, नो डाउट। बदकिस्मती से वही बात है कि हमारे यहाँ शऊर की कमी है, कुछ तालीमी मेयार की कमी है, तो हम योगा में अभी थोड़ा सा पीछे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वसीम ताई साहब, वो पाकिस्तान के पहले मास्टर हैं जिनको इंटरनेशनल सतह पे योगाचार्य का टाइटल मिला हुआ है। क्या बात है। जो सबसे बड़ा टाइटल है। और अक्सर लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शिकवा कर रहे होते हैं। योग में हमें ये एजाज़ हासिल है कि योग की परफॉर्मेंस और उनके सलाहियतें और काम को देख के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस योग में दिया। क्या बात है। ही इज़ द फर्स्ट एंड ओनली पाकिस्तानी। वो एशियन बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुझे अभी जैसे कि रहमानी साहब ने तस्करा किया, योगा की मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ शाखें, मुख्तलिफ़ अक़साम और मुख्तलिफ़ कंडीशंस काम कर रही हैं। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जो कि एशिया में ओलंपिक डिसिप्लिन का या ओलंपिक फैमिली का सबसे हाईएस्ट इदारा है, उन्होंने अभी रिसेंटली पिछले महीने योग आसन के नाम से इसको एज ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। क्या बात है। हमें ये एजाज़ हासिल है कि 2004 से हम योगा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स योगा फेडरेशन रन कर रहे हैं। उसके तहत प्रोग्राम्स कराते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग्स देते हैं, इवन हम इंस्ट्रक्टर्स को सर्टिफिकेशन भी देते हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने हमें दुबई इनवाइट किया और योग आसन फेडरेशन के लिए हमसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको स्पोर्ट्स योगा को कन्वर्ट कर लें एज ए योगासन। उसकी बुनियाद पर मुझे माशाल्लाह ये हमारे मुल्क के लिए एजाज़ है कि एशियन जनरल काउंसिल के इजलास में दुबई में मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, मेरे मुल्क के लिए।
और फिर उन्होंने मुख्तलिफ सब कमेटीज़ बनाई थी। तो उसमें बहुत ही ओलंपिक डिसिप्लिन या चार्टर के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग कमेटी है एंटी डोपिंग। वो बहुत बड़ा हॉट इशू है, हर खेल में बड़े मसाइल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एंटी डोपिंग कमेटी एशिया का मुझे इन्होंने बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब किया। तो ये भी मेरे मुल्क के लिए और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और ये चीज़ें जो हैं वो मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम कर रहे होते हैं। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं हम, और वो आपको पता है कि किस चीज़ का ब्रेक होता है, हमारे व्यूवर्स को पता है। टी ब्रेक पे जा रहे हैं हम। यार हम इतनी बातें सुबह से कर रहे हैं आप लोग सामने बैठ के, अब हम जा रहे हैं छोटे से टी ब्रेक पे। फ़ौरन से जानते हैं, फ़ौरन से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 1 मिनट के छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। टी ब्रेक पे चाय हमारे पास आ गई है और अब चाय पीते पीते हम जो है वो बातें करेंगे। अच्छा, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले सखावत साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत ब्रीफली योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन को डिफ़ाइन किया, योगासन को डिफ़ाइन किया, और मैं समझती हूँ कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि या तो तालीमात की कमी है या अवेयरनेस की कमी है कि इस वक्त पाकिस्तान में योगा को उस लेवल पे नहीं समझा जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अच्छा सर, योगा ही बोलूँ आज से मैं या योग बोलूँ? योग बोलेंगी तो ट्रेडिशनल फॉर्म है, योगा बोलेंगी तो वो सारी दुनिया में फेमिलियर है, दोनों नो इशू, आपको दोनों चीज़ों की इजाज़त है। यानी कि योगा भी बोल सकते हैं और योग भी बोल सकते हैं। तो फिदा, आपसे अब हम ज़रा बात करना चाहेंगे थोड़ी सी, वो इसलिए भी क्योंकि आप पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर भी हैं, ठीक है ना, व्हील चेयर पे आपने टेनिस खेलते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि ज़रूर हमें ब्रीफली डिफ़ाइन करें कि किस तरह से आप खेलते हैं। आपकी व्हील चेयर अगर हम देखें, देखें आप लोग भी फ्रेम में देखें तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील चेयर है। ये स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली आई गेस कस्टमाइज़ की जाती है, तो मैं चाहूँगी ज़रूर बताएं हमें। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चा खेलता है 10-12 साल का, तो इसको फॉर हैंड बैक हैंड उसको सिखाया जाता है कि आपको इस तरह खेलना है, तो ये इसमें काम आ सकती है। और जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से आप खेलने जाते हैं तो वो ये समझे कि बहुत पुरानी है, ये सिर्फ ट्रेनिंग के वक्त काम आ सकती है, और अगर आप कहीं मैच है आपका तो उसमें ये काम नहीं आ सकती। इसमें ये है कि अगर बाउंस जो होते हैं, आपका प्लीज़ यहाँ रख सकते हैं, मुझे दीजिए लाइए जी। अगर बाउंस कोई बड़ा आता है तो उसमें भी खेलने में हमें परेशानी होती है क्योंकि लोड जो होता है हाथों में आ जाता है, तो वो पावर सही नहीं जाती बॉल की। सही। और इसके अलावा बाउंस जो अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको हिट नहीं कर सकते। ओके, सही। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम स्लाइस मारें, जो बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जब आप कोई अपोनेंट आपका जो शॉट मारता है तो वो आपके आसपास बॉल गिरती है, तो आप दोबारा आपको वापसी शॉट मारना होता है, तो उस पर आप नहीं खेल सकते क्योंकि ये बनी हुई सही नहीं है। ओके। ये जैसे कि बताया 10-12 साल जो बच्चे होते हैं तो उसमें ये काम आ सकती है। सही है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये डिफ़िकल्ट तो खैर होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपने तो माशाल्लाह से ऐसी अचीवमेंट की हैं। रहमान साहब बता रहे थे मुझे। अच्छा, नंबर स्क्रीन पे ऑन एयर है भाई, आप लोग प्लीज़ कॉल्स कीजिए और बात कीजिए। फिदा हमारे साथ हैं, बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। खालिद साहब, बीच टेनिस, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी, देखिए ये नाम बहुत सारे लोग सुनते होंगे लेकिन अवेयरनेस नहीं होगी बहुत, या तो बहुत कम होगी। मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए बीच टेनिस है क्या, खेलते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल किया। मैं सबको जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि अभी वो पेरिस में ओलंपिक्स हुए हैं, पहली बार एवर बीच टेनिस को उनके ओलंपिक गेम में शामिल किया गया। क्या बात है। ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट शामिल हो जाए, ये एक तरह से एश्योरेंस होती है कि इस खेल ने ऊपर जाना है। हाँ बिल्कुल। सारी दुनिया में 200 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं बीच टेनिस के। पाकिस्तान में हमने 2021 में या 20 के एंड में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने हमें
जो प्रॉपर इसका जो सामान है, इक्विपमेंट भेजा था। सही। और क्योंकि साहिल कराची में है, हाँ, तो इंट्रोड्यूस भी यही होना। मुझे ही मौका मिला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर पिछले साल इलेक्शंस हुए एशियन टेनिस फेडरेशन में, उसमें बीच टेनिस में पाकिस्तान का नुमाइंदा मुझे बना दिया गया, नॉमिनेट किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। तो ये एक्चुअली साहिलों पे खेला जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे रेत पर खेला जाता है, समंदर की बीच की रेत पे। तो पाकिस्तान में कराची में है। इसके अलावा हमने एक्सपीरियंस किया जो दुनिया में हो चुका है, मगर पाकिस्तान में पहली बार हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि हमने दरियाए सिंध की रेत पे 2 टूर्नामेंट जामशोरों में करवाए। क्या बात है। दरियाए सिंध के 2 ट्रॉलर ला के रेत हमने डाले, और उसके ऊपर एक तो दरियाए सिंध के बैंक पे ही किया जामशोरों में, सही। और दूसरा हमने जो लम्स यूनिवर्सिटी है जामशोरों में, वहाँ के इकबाल मेमन साहब स्पोर्ट्स के हेड थे, उन्होंने ला के डाले और वहाँ हमने करवा लिया, और वो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। और रिसेंटली हमने 2 महीने पहले मनोड़ा बीच पे एक बीच टेनिस का एक टूर्नामेंट कराया। हम ये सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये फ्री ऑफ चार्ज हम ये करवाते हैं। हर कोई आ जाए, 150 बच्चा आ जाए, 100 आ जाए, बल्कि चाय भी हमारी तरफ से हाई टी होती है। क्या बात तो आप उसमें खेलें। और अब ये विंटर सीज़न है क्लिफ्टन बीच पे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम दिसंबर से, अब दिसंबर अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, हर महीने एक कम से कम टूर्नामेंट हम रमज़ानुल मुबारक तक करवाएंगे इंशाल्लाह। सर हम भी आएंगे। यस, आपको मैं इनवाइट करूंगा, और आते हैं लोग, और यू विल लाइक इट। और ये बीच टेनिस जो है ये मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में, इस रीजन में बहुत हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने जैसे व्हील चेयर टेनिस में तो हमने एंट्री डाल दी थी, इंटरनेशनल एक्सपोजर देना शुरू किया, लेकिन हमारा प्रोग्राम में हम जनवरी या फरवरी में इंशाल्लाह 2025 में कहना चाहिए कि हम ज़रूर ज़रूर पाकिस्तान को हम इंटरनेशनल मैप पे बीच टेनिस में ले जाएंगे। इट्स वेरी इजी, और बैडमिंटन का प्लेयर भी इसको खेल सकता है। सही। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। मेन स्ट्रीम टेनिस के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा स्किल चाहिए, लेकिन बीच टेनिस की जो स्किल ये है कि मैं भी अगर पहले दिन शुरू हो जाऊँ, आप भी शुरू हो जाए, तो आप 1-2 गेम लेना शुरू हो जाएंगी डे 1 से। हाँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसको अब क्योंकि ओलंपिक में आ चुका है, तो अगर हम अगले ओलंपिक के लिए कोशिश करें, तैयारी करें, तो पाकिस्तान कैन डू दैट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस ये कि पैशनेटली हमें काम करना होगा, पैशनेटली चीज़ों को देखना होगा। अफशा मैम, लड़कियों के स्पोर्ट्स की जब बात आती है, आप क्या देखती हैं, हमारी खुद की लड़कियों का भी रुझान है स्पोर्ट्स की तरफ? क्योंकि देखिए अब तो क्रिकेट टीम भी, वुमेन क्रिकेट टीम भी खेल रही है, तो इसी तरह से टेनिस क्रिकेट टीम भी है। तो वुमेंस की जो टीम्स हैं या हमारी जो लड़कियां खेलना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती हैं, उनकी एम्पावरमेंट पे या उनके स्पोर्ट्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारे कराची में वुमेंस का टैलेंट माशाल्लाह बहुत है, बस उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको एकेडमीज दी जाए। मैं तमाम ऑल स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि हमें गर्ल्स को प्रमोट करना चाहिए। कुछ हमारे हालात पाकिस्तान के जो, और कुछ फैमिली के जो हालात है, वो परमिशन नहीं देते गर्ल्स को कि वो आगे बाहर निकलें और खेलें स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स की बात जब आती है तो जी बिल्कुल, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं आजकल, आपको खुद भी पता है। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स डरते हैं कि अगर हम अपनी लड़की को बाहर भेजेंगे तो कोई हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। तो वो डर जो है ना पेरेंट्स के अंदर, वो एक बैठ गया, और वो फिर जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, हमारी जो गर्ल्स हैं ख़ास, वो बाहर निकल ही नहीं पाती। आप देखें कराची के अंदर माशाल्लाह टाइकांडो हो गया, हमारा कराटे है, जूडो है, मतलब मार्शल आर्ट्स की तरफ कितना रुझान बढ़ रहा है। ऐसा ही है। टेनिस है, और बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें वुमेंस का जो है रुझान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हालात को देखते हुए वो मार्शल आर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि उसमें हमारा सेल्फ डिफेंस आ जाता है। तो सेल्फ डिफेंस हमारा जब लड़कियों को सीख जाएंगी, वो आगे ट्रेन होंगी, तो ऑब्वियसली वो फाइट कर भी सकती है, लेकिन उससे पहले हमें उनके पेरेंट्स को जो है फुल एतमाद में लेना पड़ता है। ऐसा ही। तो जैसे मैं भी खुद भी जब खेलती थी, तो मेरे भाइयों की तरफ से परमिशन नहीं थी, क्योंकि हम सैयद, और सैयद ख़ानदान में तो आपको पता है कि अलाउ नहीं होता है। लेकिन फादर की वजह से जो है, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से आगे आज मैं यहाँ आपके पास बैठी हुई हूँ कि उनकी ही मेरे साथ जो है एक शफ़क़त का हाथ था। और मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़की का और पेरेंट्स का ऐसा ही होना चाहिए कि वो उनको आगे प्रमोट करें, आगे जाए, खेले, पढ़ाई के साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स को जी आपने आगे करना है, अपनी एजुकेशन भी हासिल कीजिए, एजुकेशन के साथ साथ अपने आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें।
बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छी बात की जो कैप्शा मैम ने कि हम भी ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में सबसे पहला किरदार एजुकेशन अदा करती है। अगर आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, अगर हम लड़कियों की बात करें, तो ही आप एक अच्छा माशरा बिल्डअप कर सकती हैं कि हर बच्चे की पहली दरजगाह माँ की गोद होती है। तो जब आप खुद पढ़ी लिखी होंगी, बिल्डअप होंगी, एम्पावर होंगी, आपको लोगों का पता होगा, नोहा होगी चीज़ों की, तो आप ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकेंगे। खालिद साहब, जब हम बात करते हैं व्हीलचेयर की, जो हमारे व्हीलचेयर वाले स्पोर्ट्स हैं सारे, टेनिस हो गया या बास्केटबॉल हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स पे बनाई जाती होंगी या बनवानी पड़ती होंगी या इंपोर्ट होती होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में उस लेवल पे इस पे काम हो रहा है? नहीं, एक्चुअली ये जो चेयर्स हैं, जो जैसा कि फ़िदा ने बताया, ये हमने चाइना से इंपोर्ट की थी। सही। तो जाहिर है कि 5-6 साल पहले हमने ये इंपोर्ट की थी। अब दुनिया जो है उसमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुकी है और इतनी बेहतर एल्युमिनियम की जो चेयर्स बन रही हैं, और एक एक चेयर 10-10, 12-12 लाख रुपए की है, जो कि मैं आपको सस्ती वाली बता रहा हूँ। ओके। उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव 50-50 लाख की भी हैं। अब जाहिर है कि जो 25 लाख की या 15 लाख की चेयर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी उसमें कम्पीट कर सकें। सही। अभी हमने लास्ट ईयर 2023 में थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप थी पताया पे, तो हमने फ़िदा के लिए वहाँ के ही थाईलैंड के एक खातून से रिक्वेस्ट करके उसकी चेयर पे इसने कंपटीशन खेला। सही। अच्छा। तो क्योंकि ये वाली जो चेयर है उसमें जाहिर है कि अब आप टीन की तलवार से क्लैशनकोफ का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ ये है, अब ज़रूरत इस बात की है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ मज़ीद बेहतर क्वालिटी की चेयर्स इंपोर्ट करें ताकि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस जो है उसको डैमेज ना कर सके। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, लाहौर में और कराची में 2 जगह पर इसी पैटर्न के ऊपर चेयर्स बन रही हैं। सही। अच्छा, वो चेयर्स जो हैं उसका 1-2 एडवांटेजेस हैं। वो ये हैं कि एक तो सस्ती है, 25-30 हज़ार रुपये में एक चेयर बन जाती है। सही। और सेकेंडली ये है कि अगर हमारे पास 100 प्लेयर है, अब 100 प्लेयर के लिए तो पाकिस्तान का क्रिकेट का बजट चाहिए सिर्फ चेयर्स ही मंगवाने के लिए, तो वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर कराची में भी और लाहौर में भी बनी है और प्लेयर्स उससे ट्रेनिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब ट्रेनिंग में उसका एक एडवांटेज भी है। सही। देखें, क्योंकि वो एल्युमिनियम की नहीं होती, वो मेटल की होती हैं, वज़नी होती हैं। सही। तो हमारा खिलाड़ी जो है उसको ऑड सिचुएशन होती है, ज़्यादा हैवी ये व्हील चेयर्स जो है ना चलानी पड़ती हैं, उससे वो उसका स्ट्रॉन्गनेस उसकी बेहतर होती है। सही। तो उसको एडवांटेज भी हो रहा है ट्रेनिंग के लिए। बट इंटरनेशनल कंपटीशन में आपको क्विकनेस चाहिए, तो आपको 120 मील की स्पीड की सर्विस आ रही है, तो उसमें अगर आप अपना लोकल ट्राम में चल रहे हैं तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो ये दिस इज़ द डिफरेंस, और इंशाल्लाह उसके लिए हमारी जिम्मेदारी भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर चीज़ें करके दे सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सखावत साहब, कोई एक चेंज सोसाइटी में जो आप चाहते हैं कि हमारे जितने भी PWDs हैं, जितने भी फिजिकली डिसेबल लोग हैं, उनके लिए किया जाए तो उनकी ज़िंदगी मज़ीद आसान बन सकती है? थैंक यू अगेन। देखें, इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर कह लें, गवर्नमेंट सेक्टर कह लें, प्राइवेट सेक्टर कह लें, इन व्हीलचेयर यूज़र्स का एक्सेस नहीं है। वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये मैं समझता हूँ UNO का और WHO का और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये इंस्ट्रक्शंस तो हैं, मगर बदकिस्मती से उस पर सही तरह अमल दरामद नहीं होता। वो यही है कि तमाम जगहों पर, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका स्टूडियो हो, सही। तो हर जगह व्हील चेयर एक्सेस होना चाहिए कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत उसको यूज़ कर लें। ठीक हो गया नहीं है सर। कि जब तक इनको पीछे से कोई धकेलने वाला या सपोर्टर हो, तो ये एक मैं समझता हूँ आपके ये चैनल अच्छा के वसातत access से है। अगर ये चीज़ अवेयरनेस बढ़ जाए कि तमाम एजेंसीज, तमाम इदारे, गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो इन व्हीलचेयर यूजर्स के लिए व्हीलचेयर रैंप्स का इनका उसको ऑर्गेनाइज करें या ये उसको बहुत बनवाएं। इम्पोर्टेंट मैसेज और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सखावत साहब ने इस वक्त आप लोगों को दिया कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनको ये ज़रूर चाहिए, और ये हम सबकी रिक्वेस्ट है, समझें, तमाम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड जो व्हील चेयर पे होते हैं उनके लिए एक्सेस करना जो है वो इजी हो जाए, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो कोई घूमने फिरने की जगह हो, कुछ भी हो, वहाँ पे इनका एक्सेस होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर उसी तरह से अमल दरामद भी होना चाहिए। एक छोटी सर ब्रेक थी हमारे पास, ब्रेक से वापस आके ज़रूर आपकी हम रिक्वेस्ट पे बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज बहुत ही मज़ेदार से टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जो कि जी है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ आज के शो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो उससे पहले खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनको इंटरप्ट किया था क्योंकि ब्रेक आ गई थी। सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? वो सैयद सखावत अली साहब ने जो बात की थी कि एक्सेस मिलना चाहिए जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें, जी जी उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि जो जहाँ तक हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है पूरी कंट्री में, वो जो है फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आप देखें हमारी एक भी ट्रेन पाकिस्तान में जो चल रही हैं, 20 ट्रेनें हैं जो पूरे मुल्क में दौड़ रही हैं, लेकिन हम किसी एक में भी फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे को उसके व्हील चेयर के साथ बिठा नहीं सकते। हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ती है गोद में उठा के। बिल्कुल, हमारा तो ये एक्सपीरियंस बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, बसों में ये है कि बहुत अलग क्वालिटी की बसेस आ चुकी हैं पाकिस्तान में, लेकिन व्हील चेयर से रिलेटेड जो उसमें फैसिलिटीज़ हों उस तरह की है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो ये है कि उन अगली सीट्स पे एक या दो पे हम अगर एक साथ अगर एक टीम 10 लोगों की जा रही है तो एक बस में 2 से ज़्यादा बिठा ही नहीं सकते हैं। तो फ्रंट सीट्स पे तो चलो एक्सेस हो जाएगा दरवाजे के साथ, वरना उसका जो पैसेज है वो पैसेज इस काबिल नहीं है कि उसमें आप फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे को, व्हील चेयर के बच्चे को उसकी सीट के साथ बिठा सकें। ऐसा ही है। और हवाई जहाज़ के अंदर उन्होंने स्पेशली छोटी जो है वो व्हील चेयर्स बनाई हुई हैं जिसको वो ले जाते हैं अंदर। सही। बाकी ट्रांसपोर्ट में नहीं है, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है क्योंकि सर पाकिस्तान में। नॉर्मल लोकली तो हम ये नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना, प्लेन तो बहुत जब हमें कहीं इंटरसिटी ट्रैवल करना होता है तभी यूज़ करते हैं। करेक्ट, हाँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट को भी चाहिए और जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है हर प्रोविंस की, उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और वीमेंस के ऊपर देखें उन्होंने किया, उन्होंने पिंक बसेस बना ली हैं, चलें उस एंगल से तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ट्रेनें जो हैं वो ऐसी ट्रेनें भी हों, पाकिस्तान में कम से कम 2 ट्रेनें ही ऐसी हों जो कि पूरे मुल्क में चले और जिसके अंदर जो है या तो सर जो ट्रेन्स ऑलरेडी चल रही हैं उनमें कोई डिपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट इस तरह से बन जाए, कोई कस्टमाइजेशन हो जाए। ये ज़्यादा बेहतर आइडिया है कि अगर इस तरह के कंपार्टमेंट्स हों हर ट्रेन के साथ लग जाएं और उसमें ऐसा हो कि उनकी रास्ते बड़े हों और वो रैंप लगे हुए हों, बच्चे जाके उसमें बैठ सकें, उनकी फैमिली भी साथ में बैठ सके। ऐसा ही है, इसी ये वजह बहुत से ज़रूरी है सर, इसलिए क्योंकि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि हमारे जो भी विजुअली इम्पेयर्ड या हेयरिंग इम्पेयर्ड या PWDs है ना, उनको माशरे से अलग ना किया जाए। अब अगर अलग कोई चीज़ उनके लिए हो जाती है ना तो फिर उन पर वो एक अलग ही स्टैम्प लग जाता है। लेकिन हम अगर आपने जिस तरह से आइडिया दिया तो ये इस तरह से वाकई परस्यू हो सकता है कि आपकी जो ट्रेन्स हैं उन्हीं में एक कंपार्टमेंट ऐड हो जाए जो कि हमारे PWDs के लिए हो, व्हीलचेयर वालों के लिए हो, ताकि वो इजी एक्सेस हो उनका, वो जा सकें, बैठ सकें, ट्रैवल भी कर सकें। और अगर एक इंसान खुशी से ट्रैवल करने जा रहा है लेकिन उसको कोई सहूलियात ही नहीं मिल रही हैं तो उसका सारा मूड तो वहीं स्पॉइल हो जाता है, वहीं चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, करना चाहिए। सखावत साहब, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो डॉज बॉल को हम छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगी कि उसके बारे में भी प्लीज़ ज़रा आप बात करें। बहुत शुक्रिया। डॉज बॉल भी मैं समझता हूँ शायद आपके से पहले या आपके बहुत बचपन में हम किरमिच की, जिसको हम टेनिस बॉल, जिसको उर्दू में हम किरमिच की बॉल बोलते हैं लोकल ज़बान में, उससे हम मारपीट खेलते थे। आपसे पहले की बात है, आपसे पहले की बात कर रहा हूँ, यानी हमारे नौजवानी, और आप तो शायद नहीं होंगी। तो उस गेम को अमेरिका ने बेसिकली डेवलप किया। सही। और अब UK में उसकी वर्ल्ड डॉज बॉल एसोसिएशन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी काम कर रही है, एशियन बॉडी है उसकी, और हम लोग उसके पाकिस्तान डॉज बॉल फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। 2004 में ये गेम हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया था। सही। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो हमें रिकॉग्नाइज करती है। सही।
3 एशियन चैम्पियनशिप्स हम खेल चुके हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है हमने। क्या बात। 2017 में मलेशिया, 2019 में हांगकांग चाइना, और हांगकांग चाइना में हमारे कराची की टीम थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके, वो एशिया में 4थी पोजीशन हम लेके आए हुए हैं। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के ऑल परचम ओवर के एशिया लिए में फोर्थ पोजीशन। क्या जी बात हाँ, है। और वो सारे बच्चे कराची के ही थे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 2024 में हम सऊदी अरब में एशियन चैम्पियनशिप खेल के आए। स्टैंडर्ड चूँकि बहुत बढ़ गया है तो हम कोई पोजीशन नहीं ले सके, मगर वहाँ हमने काफ़ी टीमों को बड़े अच्छे स्कोर से हराया। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि मैं पाकिस्तान का इस वक्त शायद वाहिद इंटरनेशनल रेफरी हूँ जो कि डॉज बॉल की इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात। ड्यूटीज़ परफॉर्म कर चुका है। स्कूलों में, कॉलेजेस में हमारे रेगुलर इवेंट्स होते हैं। सही। और ये इतना इंटरेस्टिंग गेम है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको बहुत जल्दी आप पिक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो इस गेम को एक दफ़ा देखता है वो इसको पसंद करने लग जाता है। इतना इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत छोटा गेम है, कम टाइम का है, और ये दुनिया का शायद वाहिद गेम है कि जो मोर देन 1 बॉल से खेला जाता है। क्योंकि हर गेम को आप ऑब्जर्व करें टीवी पे, मीडिया पे, कि फुटबॉल है एक है, वॉलीबॉल है एक है, रग्बी है एक है, डॉज बॉल में एट अ टाइम 5 बॉल्स यूज़ होती हैं। तो उस 5 बॉल्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसकी स्कोरिंग करना या इसकी रेफरीशिप करना उसी तरह मुश्किल हो जाता है। सही। तो इसीलिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत फास्ट गेम है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में और कराची में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, तमाम बड़े बड़े इदारों में हम इसके कैंप्स और सेमिनार्स करते रहते हैं। रेगुलर हमारी चैम्पियनशिप्स होती रहती हैं। सर क्या रिस्पांस होता है सामने से लोगों का, ऑडियंस का, समझे एक तरीके से? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गेम तो मैं अर्ज़ करूँ, अगर आप भी देखेंगे तो आप एकदम उसको पसंद करने लग जाएंगे। इंटरेस्टिंग बहुत है बेसिकली। तो ये इस गेम की खूबी है, और इसके लिए सुपर फिटनेस चाहिए होती है, क्योंकि आपने नॉन स्टॉप 15 मिनट्स खेलना होता है। 6 खिलाड़ी होते हैं और 5 बॉलें होती हैं। अच्छा, तो सही। इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ फिटनेस। अच्छा, मेल फीमेल खेलते हैं, मिक्स टीम भी होती है हमारी, हाफ मेल हाफ फीमेल। सही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, कभी आप देखिएगा, ये यूट्यूब पे आप जाके चेक करें, डॉज बॉल। ये शायद चंद उन गेमों में से है जिस पे हॉलीवुड में 2006 में फिल्म बनी है। डॉज बॉल के नाम से हॉलीवुड में फिल्म मौजूद है। क्या बात है। और ये वो हमारा सारा, मतलब मैं समझती हूँ पाकिस्तान में ये सब चीज़ें जब हो रही होती हैं ना, जब पता चल रहा होता है कि यार देखें कैंप्स भी हो रहे हैं, इसकी अवेयरनेस भी हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। सलमान साहब मुझे ज़रूर बताइएगा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप क्या समझते हैं कि हमारा जो व्हीलचेयर टेनिस है या व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, इसमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंजरीज हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती? तो आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी उस पर बात करें। व्हील चेयर के अंदर जो इंजरीज़ हैं वो तो डेफिनेटली होती ही हैं, ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट और व्हील चेयर दोनों का साथ लाजमी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर बगैर फिजियोथेरेपिस्ट के कोई टीम मैदान में नहीं उतरती, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो नामुनासिब सहूलियात हैं उस के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट हायर करता है कोई टीम। तो फिजियोथेरेपिस्ट होने के हवाले से मैंने इसीलिए स्पोर्ट्स के अंदर व्हील चेयर का इंतखाब किया कि मेरे पास भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो पोलियो के और लोअर लिम्ब डेफिशिएंसीज के जो पेशेंट हैं, पैराप्लेजिक हैं, तो उनको फिजियोथेरेपी के साथ ग्राउंड पे भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जो पोलियो का पेशेंट है तो हमने उसको बिस्तर पे नहीं लिटाना, उसको ग्राउंड पे लेके आना, उसको अवेयरनेस देना है। आपको पता है हमारा माशरा है, इनको नेग्लेक्ट करता है, इसको कबूल नहीं करता। तो इस पर मैंने बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाबी हासिल हुई। कराची से लेके खैबर तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं 250 से 300 बच्चा ग्राउंड पे लाने में कामयाब हो गया। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। जो बच्चे आके फिजिकली तौर पे, अच्छा मैं उनको ये अवेयरनेस ज़रूर देता हूँ कि आप ग्राउंड में आएंगे, आप फिजिकली एक्टिविटी करेंगे, आपकी फिजियोथेरेपी से जान छुड़ जाएगी। आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जो फिजियोथेरेपी के सेशन करवाने पड़ेंगे, आपकी जान छुड़ जाएगी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खालिद रहमानी साहब की सरपरस्ती में मेजर महमूद साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहाँ पे सहूलियात हैं, उन्होंने हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खेलने की और बच्चों को आने की 24 आवर्स, मतलब आप आएँ और आप खेलें। उधर हमने टेनिस, बास्केटबॉल और दीगर गेम्स ऑर्गेनाइज भी कराए।
बच्चों को उधर बुलवाया हमने और वहाँ पे एक्टिविटीज़ स्टार्ट की और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 1.5-2 साल से कैंप्स कर रहे हैं। क्या बात है। व्हीलचेयर टेनिस का और व्हीलचेयर बास्केटबॉल का और व्हीलचेयर डॉट के हमने वहाँ पे इवेंट्स मुनक्किद कराए और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। और ख़ास तौर पे अभी हमने बल्दिया टाउन में इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम वहाँ पे भी स्पोर्ट्स की टेनिस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उधर बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे बहुत टैलेंट है। वो प्रिविलेज एरियाज में जहाँ पे नहीं एक्सेस है लोगों का, नहीं आगे बढ़ सकते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्टेप है। तो अभी मैं रिमोट एरियाज़ में विज़िट करके आया KPK के अंदर। मैंने रहमानी साहब से भी डिस्कस किया और सखावत साहब, ये दोनों मेरी सरपरस्ती करते हैं और मुझे हिदायत देते रहते हैं गाय बगाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको आके बताया कि KPK के अंदर बहुत टैलेंट है और वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जिसकी खातिर मैं वहाँ पे गया, लोअर दीर के अंदर तैमर गिरा से ऊपर एक इलाका है बाग मैदान, वहाँ पे बास्केटबॉल का एक खिलाड़ी तकरीबन आई थिंक यंग लड़का है 28 का, रोड एक्सीडेंट के हुआ और वो व्हीलचेयर पे आ गया। मैं सिर्फ उससे मिलने के लिए उधर गया तो उसने मुझे जब वहाँ पे बच्चे दिखाए कि वो जिन बच्चों को वहाँ पे लाना चाह रहा है मगर वहाँ पे वसाइल नहीं है, तो मैं उनसे प्रॉमिस करके आया कि वेरी सून हम आपको यहाँ पे इंशाल्लाह कि व्हीलचेयर टेनिस और व्हीलचेयर बास्केटबॉल दोनों स्टार्ट कराएंगे। क्या बात है। और वो मेन स्ट्रीम के बास्केटबॉल के बच्चे तैयार कर रहे हैं व्हीलचेयर पे बैठ के, मतलब उसके अंदर टैलेंट इतना है। तो हम तो टैलेंट की कदर भी नहीं करते और ना उसको ढूंढने की कोशिश करते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहमानी साहब की सरपरस्ती में टैलेंट तलाश करता हूँ, फिर इनको बताता हूँ, फिर हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 से 3 साल में हमें काफ़ी कामयाबी हुई है कि हम व्हीलचेयर को अच्छे से अच्छा प्रमोट करें और इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो रहमानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर तरह से सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, स्पॉन्सर्स लाने होते हैं तो रहमानी साहब मेहनत करते हैं। सर सखावत मुझे हैदराबाद से और इंटीरियर से काफ़ी सपोर्ट दिलवाते हैं। मेरा ताल्लुक़ जो है वो एक स्पोर्ट्स घराने से है। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर अब्दुल करीम मुगल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में एज अ प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो उनको देखते हुए मैंने स्पोर्ट्स के अंदर कदम रखा, क्योंकि बाय प्रोफेशन तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स कनेक्टेड है। स्पोर्ट्स, मेरे वालिद ने मुझे कहा कि तुम स्पोर्ट्स इंजरीज के ऊपर काम करो। मैंने कहा भाई पाकिस्तान में सभी कर रहे हैं, मतलब मैं कोई एक ऐसा काम ज़रूर करूँ कि जो अलग हो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह व्हीलचेयर स्पोर्ट्स मुझे मिला। अच्छा, मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 70 to 80%, अगर एम आई रॉन्ग सर सखावत इसको करेक्ट करेंगे, मेरे वालिद के स्टूडेंट्स बेशुमार हैं और सर सखावत भी मेरे वालिद के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है और जब मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि जी व्हीलचेयर, तो सब मुझे वेलकम करते हैं और बहुत अच्छे वेलकम करके और मुझे बताते हैं और सपोर्ट करते हैं और मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाते हैं। और ये जी पोलियो का पेशेंट है और ये दिस एंड डेट, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि इनको ग्राउंड पे लेके आए और इनको एक्टिविटी स्टार्ट कराएं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट एहसान हक साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल फ्रूटफुल मीटिंग हुई वो। उन्होंने मेरी तमाम चीज़ों को एग्री किया। ठीक है, और उसके बाद व्हीलचेयर टेनिस के ऊपर उन्होंने मुझे हर तरह का कोऑपरेट और सपोर्ट करने के लिए और हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझसे एग्री किया। क्या बात है, क्या इसके साथ ही फैसलाबाद में व्हीलचेयर हैंडबॉल क्योंकि सिंध में नहीं हो रही और मैंने वहाँ पे अब जाके अप्रैल या मई में नेशनल चैम्पियनशिप व्हीलचेयर हैंडबॉल है, तो उन्होंने मुझे पूरा टास्क दिया है कि जी आप पूरे सिंध के व्हीलचेयर हैंडबॉल के आप उसको चलाएं और इन सारी चीज़ों को क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं समझती हूँ कि ये जितने लोग इस वक्त नई सुबह के साइड पे मौजूद है ना, आज इनके लिए भी मेरा ये कहना ज़रूर बनता है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। ये उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनको अल्लाह पाक ने एजाज़ बख्शा है कि वो लोग अब फ्रंट लाइन पे आएँ और लोगों के लिए काम करें, ना सिर्फ PWDs के लिए, ना सिर्फ जो हमारे लोग व्हीलचेयर पे उनके लिए, बल्कि जो हमारे अपने नॉर्मल लोग हैं, हम खेलना चाहते हैं, हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, हमें अवेयरनेस नहीं मिलती, हमें एसोसिएशंस नहीं मिलती, हमें ट्रेनिंग्स नहीं मिलती, वो सब लोग भी इनके साथ जुड़ के
अपनी स्पोर्ट्स लाइन को मज़ीद बेहतर भी बना सकते हैं और अपने सीखने को मज़ीद जो है वो जारी भी रख सकते हैं। खालिद साहब, इतने टाइम से आप स्पेशल बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, फिर अब इस तरह से मतलब जो हमारे व्हीलचेयर वाले लोग हैं उनके लिए भी एक स्पोर्ट्स में एक बड़ा किरदार आपने अदा किया है। सर, एहसास जो है ये मैं पूछना चाहूँगी कि फीलिंग्स कैसी होती हैं जब अपने हाथ से सिखाए हुए एक बच्चे को या अपने सामने किसी ऐसे बच्चे को उठाना जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, लेकिन वो अब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे फ़िदा भी खेल रहे हैं और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि नेशनल लेवल पे भी खेल रहे होंगे। सर, कैसी फीलिंग्स होती हैं? देखिए, सबसे पहले ये बिल्कुल बात ऐसी आपने पूछ ली कि जिसके लिए मैं ज़हनी तौर पे तैयार भी नहीं था, लेकिन एक ये ज़रूर होता है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट और थोड़ा सेटिस्फेक्शन होती है कि हम जिस डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो मेरा काम है वो एक ओशन में एक ड्रॉप के जितना है। मैं इससे ज़्यादा अभी मैं अल्फाज नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ भी ये रहा हूँ कि बहुत 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 काम हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि डायरेक्शन सही है और हमें जो अचीवमेंट्स हो रही हैं वो समझे संगे मील है। मतलब हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, एवरेस्ट पे चढ़ना है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो अल्लाह ताला मदद भी कर रहा है, स्पॉन्सरशिप भी आ जाती है। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत अच्छे लोग जो सपोर्ट करते हैं। वो उनको कहना नहीं पड़ता है, वो देखते हैं और वो खुद ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है ना। मतलब आप लोग हैं, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि हमें देख भी रहे होंगे या कुछ भी, जो लोगों के लिए मदद का जज्बा रखते हैं। अफशा मैम, आप मुझे ज़रा प्लीज़ बताइए, आप क्योंकि लड़कियों को भी देख रही होती हैं कि मतलब उनको स्पोर्ट्स में जो है डील भी कर रही होती है, किस स्पोर्ट का ज़्यादा रुझान है लड़कियों में, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है लड़कियों में कि यार इस वाले स्पोर्ट में हमें ज़्यादा खेलना है? देखिए, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था सेल्फ डिफेंस। हम अब जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से लड़कियां जो है ना मार्शल आर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान जा रहा है उनका। अच्छा। वैसे तो फुटबॉल में भी माशाल्लाह से लड़कियों का ज़्यादा है कि अकेडमीज़ बनी हुई उनकी, और काफ़ी हद तक स्कूल लेवल पे, आप ए लेवल्स पे, ओ लेवल्स पे देख ले, वर्किंग हो रही है, तो वहाँ भी लड़कियाँ जो हैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं। सही। लेकिन माहौल को देखते हुए जो है वो मार्शल आर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान है, क्योंकि वो आपको सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है साथ साथ। सही। तो जो आजकल गर्ल्स हैं, आप 5 साल के बाद से जो है ना वो मार्शल आर्ट्स में पेरेंट्स जो है ना एडमिशन करवा देते हैं। जी बिल्कुल। जब तक वो ऊपर यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल तक या मैट्रिक लेवल तक बच्चियाँ आती हैं तो वो ब्लैक बेल्ट हो जाती हैं। तमाम ये मार्शल आर्ट्स की गेम्स की बात है, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी सब कुछ है उसमें। सही। तो मैं इसलिए ये कहूँगी कि आप जो है वहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हम गर्ल्स के लिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो हम आगे जो है बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो माहौल जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो रहमानी साहब भी इसको ख़ुद वो करेंगे कि हमारे यहाँ गर्ल्स का जो रुझान है वो कम होता चला जा रहा है स्पोर्ट्स में। तो उसको हमने मोटिवेशन सेक्शन देने होंगे कॉलेज में, स्कूल में जाके, और माशाल्लाह हमारे पास तो इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। मैं समझती हूँ आपकी बात को, कदर तलामी की माजरत, के स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके अवेयर करने से पहले बेहतर है हम उनके घरों में जाके उनको अवेयर करें। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको अवेयर करें इस चीज़ पे कि अगर एक घर में बेटा है और बेटी है, तो अगर बेटा बोलेगा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो खुशी खुशी जाने देंगे, और लड़की बोलेगी कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है तो वही आपकी वाली बात की परमिशन नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, खुद बजाते खुद आपने भी खेला है, हॉकी भी है, वो ये शौक कैसे पैदा हुआ आपने बीइंग अ गर्ल? मैं चाहती हूँ लोगों के लिए ज़रा मोटिवेशन हो ना थोड़ी सी। मैं जब मैट्रिक मैंने किया था, मेरी मम्मा ने कहा था कि जी मैंने अब कॉलेज में आपका एडमिशन करा दिया है, देन अब आपने खुद जो है आप बड़ी हो गई हैं, आना खुद स्टार्ट करना है। कॉलेज में मैं अपना फर्स्ट ईयर में थी, तो बस वहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स टीचर हैं, उन्होंने वहाँ पे थ्रो बॉल चल रहा था, तो बस ऐसे ही मेरा रुझान हो यार चलें देखते हैं थ्रो बॉल क्या होता है। बेसिकली बचपन में भाइयों के साथ रही हूँ, जी बिल्कुल, भाइयों के साथ रही हूँ, तो वो हरकतें भी थोड़ी सी लड़कों वाली थी, तो वो स्पोर्ट्स में इस तरह मेरा जो है इंट्रो हुआ और मुझे इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने थ्रो बॉल से खेलना शुरू किया, वॉलीबॉल पे आई, फिर हमारे एक टीचर थे उसके फुटबॉल के, उन्होंने मेरा फुटबॉल के अंदर जो है इंटरेस्ट करवाया कि भाई ये फुटबॉल गर्ल्स की हम उस टाइम फर्स्ट टाइम बन रही थी नेशनल्स के लिए टीम, तो कैंप्स वगैरह लगे, मेहनत तो करी, क्योंकि फुटबॉल आसान नहीं है, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, और बाकी जो सिंगल्स जो गेम्स हैं, फिटनेस हर गेम्स के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। मैंने मेहनत की, घर की सपोर्ट थी,
तो माशाल्लाह से आगे बढ़ी, नेशनल लेवल पे मैंने खेला और बहुत जल्दी जो है ना मैं प्रोफेशनल लाइन में भी आ गई। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स इजीली मिले या मुश्किलात पेश आई? देखिए, जब घर की सपोर्ट हो ना आपकी और आपको कोई उस्ताद मिल जाए क्या बात है, तो प्लेटफॉर्म आपका खुद ब खुद बनता चला जाता है। ऐसा ही है। तो जब मैं खेल रही थी तो मुझे हॉकी के कोच, जो हॉकी के हमारी मैडम थी, वो भी बहुत अच्छी थी और मुझे फुटबॉल में बहुत अच्छा मिला। अच्छा, अब मैंने ये तो पहले खेला, बाद में आके मैं टेनिस में, फिर रहमानी साहब के पास इन्होंने मुझे टेनिस भी खिलाई, सॉफ्ट टेनिस भी खेला मैंने और बीच टेनिस वो भी मैंने खेला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी रनर और विनर इस तरह मेरी पोजीशन रही। देन आजकल जो है मैं खेल नहीं रही हूँ, तो क्योंकि मेरा अपना ही ऑफिस का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप जो बोल रही हैं ना, ये सुन के ना मेरे अंदर जो मोटिवेशन आ रही है ना कि अब मुझे भी खेलना है। बिल्कुल, देखिए अब हर एज में जो है ना, हमें सिर्फ ये नहीं सिर्फ काम 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 या सिर्फ पढ़ाई, हमें फिजिकली एक्टिविटी करनी चाहिए। थोड़ा रिलैक्स मिलता है आपकी बॉडी को, आपके माइंड को। क्यों आप अगर सिर्फ एक बुक्स में ही रहेंगे तो वो आप खुद भी थक जाओगे, मेंटली थक जाते हैं। तो उसको फ्रेश होने के लिए आपको कहीं स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जितने भी ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो PhD किए हुए सब है, ये सब कहीं ना कहीं इवनिंग में कोई ना कोई पार्ट इनका एक्टिविटी का रहता है। या तो वो आपको वॉक करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये तो मेरे अपने घर में मैंने देखा है, मेरे कजन्स और मामू वगैरह डॉक्टर हैं, तो उनका है ये। जी बिल्कुल। वो सुबह हॉस्पिटल अगर जा रहे हैं, आपको अपना कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको शाम या मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है, उनको फिजिकल एक्टिव रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारी लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली फिजिकली फिट रहें। फिदा, आगे के क्या प्लान्स हैं और क्या क्या कैसे खेलना है और आगे पाकिस्तान का नाम मज़ीद कितना रोशन करना है? मज़ीद और ज़्यादा करना है, जैसे कि सर खालिद मानी ने बताया है कि 5 साल माशाल्लाह ये कि मैराथन जीता है। तो माशाल्लाह मेरे अंदर एक ऐसी खूबी है, मैं जो है रेसिंग में 1 नंबर पे आता हूँ। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल के इस हिसाब पे भी देखा जाए तो मैं विन कहलाऊँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाऊँगा ज़रूर, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। जो टेनिस में करना चाहिए, हाँ हालात इस तरह हैं पाकिस्तान के, तो अगर ये ना गोल्ड मेडल लाने के बाद फिर हमारे शो में भी आना है। जी आऊँगा इंशाल्लाह। फिर हम दोबारा बुलाएंगे कि देखें फिदा ने बोला था यहीं पे लाइव और अब फिदा गोल्ड मेडल लेकर आ गए, तब हमने दोबारा बुलाया। उम्मीद है मुझे मैराथन में और टेनिस में भी है, इंशाल्लाह लाऊंगा। अपनी मेहनत मैंने हर रोज़ करता रहता हूँ और करनी है और आगे करता रहूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक मुझे पता है मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। और आपके साथ आपके तमाम लोगों की सरबराही तो है, लेकिन हमारी वीनस की टीम की भी पूरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आएँ। और हमें ज़रूर बताइएगा फिदा, जब गोल्ड मेडल लेकर आएंगे हम इनको ज़रूर यहाँ पे जो है शो का हिस्सा बनाएंगे दोबारा। सखावत साहब, कुछ एंड बिल्कुल मोमेंट्स की तरफ है हम, मैं चाहूँगी एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे? अभी आपने जैसे फरमाया ना कि अवेयरनेस के लिए हमें पेरेंट्स या घरों की तरफ जाना पड़ेगा, स्पेशली फ़ीमेल स्पोर्ट्स के लिए, तो उसमें मेरा जो राय है वो यही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रोल आपके मीडिया का है, क्योंकि मीडिया ऐसी चीज़ है जो घर घर एक्सेस है, लोग देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं। फिजिकली तो मैं या कोई भी अगर जाएगा तो एक दरवाजे पे जाएगा, दूसरे घर में जाएगा, तीसरे में फ्लॉप। बिल्कुल सही। तो ये आपका मीडिया का मैं फिर रिपीट करूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसा। इसी हवाले से अभी एक पॉइंट रह गया था कि हम लोग रहमानी साहब और हम जो यहाँ टीम बैठी हुई हम सारे माशाल्लाह बड़ा हाई फाई स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं और यूनिक काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके एक और छोटी सी मिसाल दे दूँ, वक्त कम है, कि हमने रहमानी साहब ने और हमने मिलकर पाकिस्तान वर्कर्स एमेचर्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई हुई है, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड है। सही। और इंटरनेशनल बॉडी इसकी वर्कर्स की जो काम कर रही है ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है। रिसेंटली अभी इसकी यूनान में जनरल काउंसिल मीटिंग हुई थी। हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं खालिद महमूद मुग़ल साहब, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वहाँ उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी इतने हाई फोरम पे हो रही है। और उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने स्पेशली कमेंट्स किए कि हमारी दिली तमन्ना है कि पाकिस्तानी टीम हमारे गेम्स में या हमारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये वर्कर्स फेडरेशन की एक और यूनिकनेस बता दूं, ये दुनिया में वाहिद बॉडी है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए स्पोर्ट्स के इवेंट कराती है। क्या बात है।
ये बिल्कुल बिग यूनिक अचीवमेंट और जी। बिल्कुल ही यूनिक काम है बिल्कुल सर। यूनिक चीज़ मैं है। तो बहुत आपका जबरदस्त बहुत शुक्रिया विनस टीवी का। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग आते हैं और इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत सी बातें हमारी नाजरीन को बताते हैं, अवेयर करते हैं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमें जो है वो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आज का शो कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कल मेरी और आपकी फिर से होने वाली है सुबह में मुलाकात, मॉर्निंग 10 to 12 होंगे लाइव आपके साथ। आज के शो से बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस हैं जो यकीनन आप लोगों तक गए होंगे। कोशिश करिएगा कि सिर्फ सुने ना बल्कि उस पर अमल दरामद भी करें। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।